नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल हिस्टोरी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया के तहत या आधुनिक भारत के इतिहास के तहत आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि यह एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध रहा है। और इस युद्ध से काफी कुछ छवियां इतिहास को लेकर के और हमारे शासकों को लेकर के स्पष्ट हो जाती हैं। और इसी युद्ध के अंतर्गत या इसी युद्ध के विश्लेषण में हम देखेंगे कि कितना अंग्रेजों ने हमें जीता है या हमने खुद को कितना अंग्रेजों के सामने समर्पित कर दिया। इसमें 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1775 से लेकर के 1782 तक, दूसरा होता है 1803 से लेकर 1805 तक, और तीसरा होता है 1817 से लेकर 1818 तक। तो चलिए पहले युद्ध की बात करते हैं या पहले युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। दोस्तों, सन 1775 का था और उस टाइम पर पेशवा पद खाली हुआ था और पेशवा पद के 2 दावेदार थे। पहले दावेदार थे नारायण राव और दूसरे थे रघुनाथ राव। ये दोनों ही पेशवा बनना चाहते थे। क्योंकि पेशवा को पद तो एक ही था, अब पेशवा कोई एक ही बन सकता है, तो पेशवा बन जाते हैं नारायण राव। अब रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाते हैं और वो क्रोध में हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, अडवाणी जी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं वारेन हेस्टिंग के समक्ष और वारेन हेस्टिंग से कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके समक्ष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, कृपया आइए हमारे राज्य को जीतिए। मैं आपका कठपुतली रूपी शासक बन के वहां पे रहूंगा या आपके अधीन में राज्य करने को तैयार हूं। और यह कौन सौंप रहा है, यानी मराठा को कौन सौंप रहा है, रघुनाथ राव सौंपते हैं। और किसके हाथों में सौंपने जाते हैं, वारेन हेस्टिंग में। और इन्होंने ही पुरंदर नामक पर स्थान पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। और यह सहायक संधि थी जो सन 1776 में हुई थी। और आप सभी को पता है सहायक संधि क्या है। सहायक संधि वह है जिसमें भारत का जो राज्य अंग्रेजों पर सहायक संधि का हस्ताक्षर करता है, उसके लिए कई शर्तें होती हैं, जैसे कि वह उसे उपहार देता है और एक वह भूराज्य, एक राज्य का एक हिस्सा दे देता है या एक निश्चित भूमि दे देता है जिस पर राजस्व अंग्रेज वसूल करते हैं। और भारतीय खर्चे पर ही या राज्य के खर्चे पर ही एक ब्रिटिश सेना रखी जाती है, जो किसके लिए होती है, कहा तो जाता है कि ये तुम्हारी रक्षा के लिए है, जबकि वह उनकी रक्षा के लिए नहीं बल्कि विद्रोहों का दमन और अन्य राज्यों को जीतने के लिए किया जाता है। तो कौन कर देते हैं भैया, रघुनाथ राव पुरंदर की संधि पर या पुरंदर नामक संधि पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं सन 1776 में। लेकिन वारेन हेस्टिंग मौके को भांपता है और देखता है कि युद्ध अभी जीता नहीं जा सकता, मराठे अभी तगड़े हैं, अभी उनसे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। और वह युद्ध को टाल देता है और यथास्थिति को बनाए रखने के लिए ही पुरंदर की संधि हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी था, इसने एक रिपोर्ट तैयार की और वह उस रिपोर्ट को ब्रिटेन में भेजता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास या डायरेक्टर्स के पास भेजता है कि ऐसा ऐसा मौका आया है और वारेन हेस्टिंग से युद्ध नहीं कर रहे हैं। और वहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल या डायरेक्टर से दबाव बनाया जाता है कि नहीं, आप युद्ध करिए। जिसके बाद सन 1780 में युद्ध प्रारंभ होता है और 1782 में अनिर्णायक स्थिति में साल बाई की संधि पर युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन सी संधि होती है, 1782 में साल बाई की संधि होती है, जिसमें न अंग्रेजी ही जीत पाते हैं न मराठी जीत पाते हैं। लगभग अनिर्णायक स्थिति में ही युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार हमने प्रथम युद्ध को देखा। प्रथम युद्ध के किसके कारण होता है, रघुनाथ राव के कारण। रघुनाथ राव क्या बनना चाहते थे, पेशवा। बना कौन, नारायण राव। रघुनाथ राव रुष्ट हो गए, चले गए वारेन हेस्टिंग के पास। कहाँ कर दिया, पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर कर दिया। कब, 1776 में। फिर क्या करते हैं, वारेन हेस्टिंग युद्ध करने से मना कर देते हैं। फिर महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी क्या करती है, रिपोर्ट भेजती है। किसे भेजती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजती है। फिर वहां से क्या होता है, दबाव बनाया जाता है युद्ध करने के लिए। फिर युद्ध में क्या होता है, अन्यायिक स्थिति समाप्त होता है और 1782 में साल बाई की संधि होती है। इस प्रकार हमने देखा हमारे जयचंदों की श्रृंखला में एक रघुनाथ राव भी आ जाते हैं। अब कहानी आती है, धीरे धीरे शासन चल रहा होता है। नारायण राव के बाद माधव राव द्वितीय नामक पेशवा
बैठ जाते हैं, गद्दी पर आसीन हो जाते हैं और वह बहुत मजबूत पेशवा नहीं हो पाते हैं। यानी जो पेशवा का पद था वह अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में लगना प्रारंभ हो जाता है, जो कि एक शक्तिशाली पद हुआ करता था। अब उसकी धीरे धीरे भूमिका समाप्त होने लगती है और उसी समय पे 4 सरदारों ने जन्म लिया। कौन कौन से थे 4 सरदार? पहले थे सिंधिया, द्वितीय थे होलकर, तीसरे थे भोसले और चौथे थे गायवाड़। इन 4 सरदारों का वर्चस्व बढ़ने लगता है और जो माधव राव द्वितीय रहते हैं वो क्या करते हैं, होलकर के एक भाई की हत्या करवा देते हैं। जो इन्हीं 4 सरदारों का समूह रहता है या जो 4 अलग अलग सरदार रहते हैं, इन्हीं में जो होलकर सरदार था उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या कौन करवा देता है? माधव राव द्वितीय करवा देते हैं। अब भाई की हत्या हुई है तो उसका कुछ तो परिणाम निकलेगा ही। तो होलकर क्या करता है, क्रोधवश या परिणाम स्वरूप वो क्या करता है, पुणे पर कब्जा कर लेता है। कौन? होलकर। होलकर क्यों कब्जा करता है? क्योंकि माधव राव द्वितीय ने उसके भाई की हत्या करवा दी थी। अब फिर भागे फिरते हैं माधव राव द्वितीय, और माधव राव द्वितीय किसके पास जाते हैं? क्योंकि उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से लेकर के 1805 तक का गवर्नर जनरल रहा है। और बता दूं, भारत के इतिहास में सबसे आक्रामक गवर्नर जनरल जिसे कहा जाता है वह वेलेस्ली को था। और ये 1802 में वसई की संधि रूपी वसई के स्थान पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसे वसई या वसई की संधि कहा जाता है। कौन करते हैं? माधव राव द्वितीय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि होलकर ने पूना पर कब्जा कर लिया था। होलकर ने पूना पर कब्जा क्यों किया था? क्योंकि माधव राव द्वितीय ने उसके भाई की हत्या करवा दी थी। फिर इसी बाद अब फिर संगठन बन जाता है। माधव राव द्वितीय कहते हैं भैया आओ हमारे राज्य को जीतो, हम आपका कठपुतली बन के शासक करने को तैयार हैं, आपके अधीन हम शासन करने को तैयार हैं। अब वो तो ठहरा वेलेस्ली, वो वारेन हेस्टिंग्स तो था नहीं कि मान जाएगा, युद्ध टालवाना चाहेगा। वेलेस्ली आक्रामक स्थिति को ले जाना चाहता था। अब वेलेस्ली ने तुरंत आक्रमण कर दिया और उसने पहले आक्रमण किया 1803 में सिंधिया और भोसले पर आक्रमण किया 1803 में। कौन था? वेलेस्ली ने किया। और एक सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब सिंधिया लड़ रहा था तो भोसले नहीं साथ देने आया। जब सिंधिया हार गया, भोसले लड़ने लगा तो होलकर नहीं साथ देना। मतलब इसमें आपसी में भी एकता नहीं थी कि हम अगर कोई हमारा मारा जा रहा है तो अगले बार हमारा घर आएगा। ऐसा भी नहीं था कि गांव में अगर आग लगी तो अगला घर हमारा भी जाके हम पानी डाल दें, ये भी कार्य कोई नहीं कर रहा था। और 1803 में ही अंग्रेज में और सिंधिया और भोसले में युद्ध होता है, इसमें सिंधिया और भोसले हार जाते हैं और 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि वेलेस्ली ने ही सबसे ज्यादा सहायक संधि का उपयोग किया था। फिर अब बचता है लास्ट में होलकर। फिर 1804 में उसका भी नाम लग जाता है और फिर युद्ध छिड़ता है और लगभग 5 से 6 महीने तक युद्ध चलता है और युद्ध में होलकर हार जाता है और राजपुर घाट की संधि होती है। यानी राजपुर घाट पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है होलकर। कब? सन 1805 में। इस प्रकार हमने देखा कि जो एक शक्तिशाली, जिसे शिवाजी ने स्थापना किया था और एक जो बहुत ही भारत के इतिहास में एक गौरवशाली या शक्तिशाली राज्य था मराठा, वो उसका यहीं से ही पतन हो जाता है। पतन क्या कहें, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब केवल मराठा साम्राज्य नाम भर का रह जाता है। और वो जो नाम भर का भी रह जाता है, वो जो तृतीय युद्ध में, मैं तो इसको युद्ध भी नहीं मानता हूँ, केवल एक जो कहते नहीं है कि बचा हुआ था, जो गिर गया था उसी को पोंछ के साफ करना था। वही जो थोड़ा सा बचा था वो 1817 से लेके 1818 में होता है। इसमें कुछ कदम उठाए जाते हैं और उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। और आपको थोड़ा गवर्नर जनरल याद रखिएगा, इस टाइम पे कौन था? वेलेस्ली थे। प्रथम युद्ध के टाइम पे कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। और थर्ड युद्ध के टाइम पे कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। इसको आप ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। पहला कार्य, नाना साहब उस टाइम पे वहां पे पेशवा होते थे और
उनका पेशवा पद के साथ समाप्त किया जाता है। डर था है नाना साहब अपने लोगों के बीच में रहेंगे तो विद्रोह कर सकते हैं, तो क्या होता है, नाना साहब को ही भेज दिया जाता है। कहां पर? कानपुर में, बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। और सतारा में एक छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज को दे दिया जाता है। और इस राज्य का पतन जो होता है, सतारा राज्य का पतन 1849 लेके 50 के मध्य डलहौजी द्वारा कर लिया जाता है। और किसके तहत किया जाता है इसका पतन? गोद निषेध के तहत। और 1818 में मराठा राज्य का पूर्णतः विलय हो जाता है। और इन्हीं नाना साहब को पेंशन देने से कौन मना करता है? लॉर्ड डलहौजी मना कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने मराठा युद्ध को देखा, आंग्ल मराठा युद्ध को देखा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से लेकर 82 तक, जिसमें दो महत्वपूर्ण संधियां हुई। पहली पुरंदर की संधि 1776 में, दूसरी 1782 में सालबाई की संधि। दूसरा युद्ध होता है हमारा 1823 से लेकर 1805 तक, जिसमें 3 संधियां होती हैं। वसई की संधि है, वसई की संधि जो 1802 में होती है, किसके मध्य होती है? ते माधवराव द्वितीय तथा वेलेजली के मध्य होती है। दूसरा 1803 में सिंधिया भोसले और वेलेजली के मध्य होती है सहायक संधि। और तीसरी सहायक संधि राजपुर घाट में होती है 1805 में। और तीसरे युद्ध में क्या होता है? पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है, नाना साहब को बिठूर भेज दिया जाता है और शिवाजी के वंशज को एक छोटा सा राज्य सतारा का राज्य दे दिया जाता है। और इसी क्रम में मराठा राज्य का विलय हो जाता है। और अब आप भी समझ गए होंगे कि हमारे कितने जयचंद भरे हुए हैं इतिहास में। और हमने किस प्रकार, मैंने आपसे बोला था अपने कथन में कि अंग्रेजों ने हमें जीता कम, हमने अंग्रेजों को जितवाया ज्यादा, या हमने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण ज्यादा किया, या हमने अंग्रेजों को सौंपा खुद को ज्यादा। इसी क्रम में आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।